3.5 करोड़ ये वो नंबर है जो पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी जी अपने एड्रेस में बार बार बोलते रहे कि 3.5 करोड़ घर हम उन लोगों को दे पाए हैं जिनके पास घर नहीं थे। बीते 8 वर्षों में वो पीएम आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई है। और इस बात का श्रेय उन्होंने दिया प्रधानमंत्री आवास योजना को। अब ये प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या और कैसे वर्क करती है और क्या ग्राउंड रियलिटी है कि लोगों को सच में घर मिल पा रहे हैं, इतने घर मिल पा रहे हैं और क्या लोग उसमें रह रहे हैं, आज जानेंगे इस लेटेस्ट पॉडकास्ट में। बने रहिए एंड तक, बड़े ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और नॉलेज बढ़ाने के लिए हर हफ्ते हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। एम बड़ा ही सिंपल था कि हर इंडियन फैमिली के पास एक ईंटें और पत्थर वाला जो सीमेंट का घर होना चाहिए, उसमें गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पानी और टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए। बड़ा ही नेक ख्याल था और बड़ी ही नेक सोच के साथ इसकी शुरुआत हुई थी और खासकर इसको टारगेट किया गया था जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जिनके पास अपॉर्चुनिटी या फिर सुविधा नहीं है कि वो एक प्रॉपर घर में रह सकें, अपनी फैमिली का पालन पोषण एक अच्छे घर में कर सके, उनके ऊपर इसका टारगेट था। आंकड़ों की भी अगर बात करें तो 2 लाख से ज्यादा लोगों के पास अर्बन इंडिया में घर नहीं है, अपने सर पे छत नहीं है और 6.5 करोड़ तो स्लम्स में रहते हैं। 2012 में जो स्लम में एक एरिया जो उनको मिलता था वो 111 स्क्वायर फीट से घट के अब 2018 में 87 स्क्वायर फीट में सोचिए लोग रहते हैं। ऐसे क्रम्पल होके एक दूसरे के ऊपर चढ़ के लोगों को बहुत ही बुरी हालत में रहना पड़ता है और इस स्कीम की बहुत ज्यादा जरूरत थी इंडिया में। और इसके साथ एक एडिशनल लोड सिटीज और अर्बन एरिया पे भी पड़ता है, क्योंकि हर मिनट 30 लोग गांव से अर्बन एरिया यानी सिटीज की तरफ जाते हैं इन सर्च ऑफ बेटर फ्यूचर, कि उनको कोई स्टेबल इनकम मिल सके, वो कंस्ट्रक्शंस की जॉब या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जॉब, फैक्ट्री में जॉब करके अपना पालन पोषण कर सके और बेटर इनकम कमा सके। तो हर मिनट 30 लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया माइग्रेट करते हैं और आंकड़ों के मुताबिक 2030 तक अर्बन इंडिया की पॉपुलेशन 60 करोड़ हो जाएगी। तो अब जब 60 करोड़ वहां पे होंगे तो उनको रहने के लिए घर तो चाहिए ही होगा जिसमें बेसिक सुविधा मिल सके उन्हें। और सबसे बड़ी दिक्कत घर खरीदने की है। अब अपर मिडिल क्लास की भी बात करें तो घर खरीदना एक बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर होता है, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको उसमें करनी पड़ती है, तो वो अपर मिडिल क्लास के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो इकोनॉमिकली वीकर यानी जो पुअर सेक्शन है उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से ये जो माइग्रेंट पॉपुलेशन आती है वो मेक शिफ्ट या फिर स्लम्स वगैरह में रोड साइड में झुग्गी झोपड़ी अपनी बना के उसमें किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। रहने के लिए उन्हें एक रूफ, जो सर पे छत चाहिए होती, वो नहीं मिल पाता और उसी प्रॉब्लम की वजह से ये कभी अपना कहीं गुजारा कर रहे हैं, कहीं आज कहीं कर लिया, म्यूनिसिपैलिटी आती है इनकी झुग्गी झोपड़ी हटा देती है, ये फिर से रोड पे आ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही हाईलाइटेड थी और इसके ऊपर वर्क करना, अगर हमें एज ए कंट्री डेवलप होना है, आगे बढ़ना है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी बहुत ही जरूरी थी। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो उसमें प्रॉमिस किया गया था कि 2022 तक हम सबको घर दे देंगे, वो ऑन ग्राउंड नहीं हो पाया। अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो फरवरी 2022 तक 1 करोड़ 14 लाख घर जो सैंक्शन हुए थे, 1.14 करोड़, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 50% इस स्कीम के अंदर अभी तक बन पाए हैं। अब इसमें कुछ कारण तो पैंडेमिक का है कि बीच में पैंडेमिक आ गया, लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि जो पीएम आवास योजना है वो डायरेक्टली आपको घर बना के नहीं देती है, वो आपको हाउस की कंस्ट्रक्शन को सब्सिडाइज करती है, मतलब आपको उसमें सब्सिडी देती है कुछ पैसों की। अब उस पैसे को क्लेम करने के लिए जो वहां की म्युनिसिपैलिटी है उसको अपना प्रोग्रेस दिखाना पड़ता है कि भाई ये इतना कंप्लीशन हो गया, ये सर्टिफिकेट मैं दे रहा हूं, तो वहां से फंड रिलीज होते हैं। अगर जो बेनिफिशियरी यानी जिसका घर बन रहा है उसको दिक्कत हो जाए इकोनॉमिकली, जैसे पेंडेमिक में हुआ, लोगों की इनकम डूब गई, तो वो अपना शेयर नहीं दे पाता उस घर को आगे बढ़ने के लिए, जो उसकी कंस्ट्रक्शन बढ़ने के लिए, तो वहां पे दिक्कत आ जाती है, वहां पे काम रुक जाता है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक एग्जाम्पल के तौर पे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो एक घर बनाने में आमतौर पे 4.5 से 6.5 लाख का खर्चा आता है, लैंड कॉस्ट हटा के। अब उस पे आपको सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाती है, लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हुआ, पैंडेमिक में उनकी इनकम कट गई और इनकम ना होने की वजह से वो अपना शेयर जो उनको लगाना था हाउस बनाने में वो नहीं लगा पाए। तो ऐसा देखा गया है कि कई जगह 4 दीवारें तो खड़ी हो गई हैं लेकिन ऊपर छत डालने के पैसे रुके हुए हैं।
क्योंकि वो अपना शेयर लेके आगे प्रोग्रेस नहीं दिखा पाए कंस्ट्रक्शन में, तो जो सब्सिडी भी मिल रही थी वो भी आनी बंद हो गई। और कुछ प्रोजेक्ट्स में अलग ही दिक्कत है कि आप अर्बन एरिया, जो सिटी का एरिया है, वहां तो लैंड की कमी है, तो आप क्या करते हैं, जो नए प्रोजेक्ट्स आते हैं उनको ले जाते हैं सिटी के एज पे, मतलब थोड़ा बाहर। जैसे अगर आप दिल्ली की बात करें तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, इस तरह से होता है। ऐसे ही अहमदाबाद का अगर एग्जांपल लें तो वहां पे जो स्लम्स थे साबरमती रिवर के पास उनको वहां से हटा के उनको लैंड अलोकेट किया प्रोजेक्ट का ओधाव में। अब ओधाव में प्रोजेक्ट तो बना दिया, लेकिन वहां से कनेक्टिविटी सिटी की है नहीं अच्छी, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है, तो लोग वहां पे गए ही नहीं रहने, वो घर ऐसे ही खाली पड़े हैं और वो स्लम्स में ही रह रहे हैं अपना सिटी में। अगर रूरल एरिया की बात करें तो 2.95 करोड़ जो है, 2,95,00,000 घर बनाने की बात हुई थी 2022 में, लेकिन सितंबर तक अभी भी हम 30% शॉर्ट है अपने टारगेट को पूरा करने की। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि स्टेट और सेंटर दोनों मिलके अपना लार्ज अमाउंट इस स्कीम में लगाते हैं और स्प्लिट जो है 60-40, यानी 60 सेंटर देगा, 40 स्टेट देगा। कुछ स्टेट्स अपने पैसे नहीं देते, मतलब अपना जो शेयर उनको देना होता है वो डिले कर देते हैं। ऐसे में देखा गया कि 9 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 2900 करोड़ का पेमेंट अभी तक डिले किया हुआ है। और सेंटर अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि भाई स्टेट्स अपना पैसा दे दो, अपना शेयर दे दो। खासकर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 560 करोड़ का अभी तक बकाया है इस स्कीम के तहत। अब मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होता है कि सेंटर में किसी की पार्टी, स्टेट में किसी की पार्टी, ये नहीं कि साथ में मिलकर लोगों का भला कर लें। बट यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और छत्तीसगढ़ में जैसे हमने बात किया 560 करोड़ का बकाया है, वहीं पे उसी वजह से 7.82 लाख घर जो हैं वो अब तक स्टक हैं, इसी वजह से कि पैसा रिलीज हो तो आगे काम बढ़े। और छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट ने ये भी बोल दिया कि हम तो इस स्कीम से निकल रहे हैं भैया। तो मतलब इस तरह से काम करेंगे, सेंटर और स्टेट अगर साथ मिलकर नहीं काम करेंगे लोगों के लिए, तो यही सिचुएशन बनी रहेगी। और रूरल एरिया में एक और प्रॉब्लम है कि जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ रूरल डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक जो वहां पे ग्राम पंचायत के पास बहुत पावर्स हैं। जैसे सिटी में म्युनिसिपैलिटी होती है, ग्राम पंचायत गांव में होती है। अब उसके पास ज्यादा पावर होती है तो वो कास्ट के बेस पे या इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के बेस पे वो पैसा रिलीज नहीं करना, साइन नहीं करना सर्टिफिकेट, इस तरह की पेचीदा हरकतें करते हैं जिसकी वजह से काम आगे नहीं बढ़ पाता। वहां के ऑफिशियल्स जो हैं कुछ बायस्ड होते हैं ग्राम पंचायत के, या पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, जैसे हमने देखा बाकी केसेस में भी। और उस वजह से जो डिजर्विंग लोग हैं, जिनको एक्चुअली में घर की जरूरत है, उनको नहीं मिल पाता घर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इस स्कीम को आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो बहुत ही अच्छी स्कीम है और होनी भी चाहिए कि हर आदमी के पास एक अपने परिवार को रखने के लिए एक घर होना चाहिए जिसमें बेसिक सुविधा हो। तो ये जो अभी इसकी डेडलाइन है इसको 2024 तक कर दिया गया है। देखते हैं कितनी इसमें सेंटर और स्टेट के बीच में साठगांठ बैठती है और लोगों तक फाइनली कैसे इसमें फायदा पहुंच पाता है, तो ये देखना अभी बाकी है। 2024 अब नया टारगेट है। लेट्स होप कि तब तक सबको घर एक मिल पाए एंड जिससे हमारी इंडिया आगे बढ़ के एक डेवलप्ड कंट्री बन पाए। मेरा नाम है कैप्टन शशांक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपके कोई रिकमेंडेशंस हो नेक्स्ट वीडियो के लिए तो जरूर कमेंट करके बताएं। जय हिंद।